नमस्कार। कर्नाटक में घमासान जारी है। कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस जो है मेन विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और वहाँ पे जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है और काफ़ी इलेक्शन फीवर है। 10 तारीख को वोटिंग है, 13 तारीख को रिजल्ट्स हैं। कौन आगे लीड ले रहा है, कौन फॉलो अप कर रहा है, कौन हो सकता है कि वोटिंग से पहले कुछ ऐसा हो जाए कि बीजेपी के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाएं, या हो सकता है कांग्रेस आगे निकल जाए। तो इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल आज रिलीज हुई है सीएसडीएस और एनडीटीवी की। पहले उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये पहला ग्राफ दिखाइए। इसमें जो बात की जा रही है कि राजनीतिक प्राथमिकता कांग्रेस की गरीबों के प्रति 50% दिखाई गई है और 23% बीजेपी की। इसमें एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, एनडीटीवी जो है वो अब विनोद अदानी और गौतम अदानी ग्रुप का है। अदानी ग्रुप उसको चलाते हैं। हालांकि उनका कहना यह है कि ये इंडिपेंडेंट मीडिया है, इसमें हमारा कोई प्रभाव नहीं है, और जो भी एनडीटीवी का मैनेजमेंट है वो इंडिपेंडेंटली ओनर ऑपरेशन से अलग काम करता है। दूसरी प्राथमिकता कर्नाटक के विकास के लिए कौन बेहतर है, इसमें कांग्रेस को 47% आगे दिखाया गया है। ये लोक नीति सीएसडीएस के साथ है। 37% बीजेपी और 14% अन्य जेडीएस को दिखाया गया है। इसके अलावा तीसरे ग्राफ में धार्मिक सद्भाव बना रखने वाली पार्टी कौन है, तो कांग्रेस का 49% पे है, 34% बीजेपी और 14% जेडीएस। और चौथी चीज जो बोम्मई सरकार पसंद नापसंद की बात है कि कितने लोग बोम्मई सरकार को नापसंद करते हैं, तो गरीब वर्ग के 67% कहा है कि नापसंद करते हैं क्योंकि गरीबों के लिए कोई काम नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में किसानों को उनकी आय दुगनी की बात की 2022 में, वो नहीं हुई। और कई ऐसे मामले हैं जिसमें गरीबी रेखा के लोग ज़्यादा नीचे चले गए। मनरेगा में काम कम मिलता है, स्टेट्स को पैसा टाइम से रिलीज नहीं हो पाता है डेवलपमेंट वेलफेयर स्कीम्स का। निम्न मध्य वर्ग में 58% कहते हैं कि बोम्मई सरकार को नापसंद करते हैं। मध्यम वर्ग 52 और अमीर वर्ग 49%, मतलब 51% लोग अभी भी मानते हैं कि बीजेपी की सरकार अच्छी है। जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं सूट बूट की सरकार है। तो इस सर्वे के जरिए ये क्लियर हो जाता है कि जो मध्यम वर्ग से अमीर वर्ग है उनका बीजेपी को उसकी तरफ सपोर्ट रुझान ज़्यादा है। जो अर्बन वोटर है और जो रूरल वोटर है और जो लेस देन मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है वो कांग्रेस को चेंज के लिए ज़्यादा बात कर रहा है। चौथी स्लाइड में कर्नाटका इलेक्शन 2023 का ये पोल ऑफ पोल्स एनडीटीवी सीएसटीएस लोक नीति ग्रुप ने निकाला था। उसमें एनडीटीवी पोल्स ऑफ पोल्स में बीजेपी को 52 से 62 सीटें, कांग्रेस को 131 से 142 सीटें, जेडीएस को 16 से 25 सीटें, अदर्स 0 से 4 सीटें। एबीपी वोटर का पोल जो है वो 61 से 75 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है, कांग्रेस को 120 से 131 और जेडीएस को 16 से 26। इसी तरीके से जो इदना है, जो वहाँ का लोकल कर्नाटका का सर्वे है, जो इदना है, जो कहते हैं कि डेली रोज का जो दिखाता है, वो 57 से 65 बीजेपी को दिखा रहा है, 132 से 40 क्लियर मेजोरिटी, और जेडीएस को 19 से 25। सिमिलरली टीवी9 कन्नड़ा में भी 75 से 87 बीजेपी को हैं, 112 से 119 कांग्रेस को और 18 से 27 जेडीएस को। लोक पोल जो है वो 66 से 59 जो है वो बीजेपी को दिखा रहा है, 128 से 131 कांग्रेस को, 21 से 25 बीजेपी को। सी डेली ट्रैकर 43 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 154 और जेडीएस को 21। आरएसएस का इंटरनल जो सर्वे है वो ये कहता है कि कांग्रेस 119 से क्लियर मेजोरिटी ले लेगी, 76 बीजेपी की दिखा रहा है, 29 जो है जेडीएस की दिखा रहा है। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहना है 77 सीटें बीजेपी की हैं, 124 पे कांग्रेस, तो जेडीएस 22 पे और अदर्स 1 पे। सिद्धारमैया जी को ने कल पत्रकारों को ये बताया कि 120 अगर हमारी सीटें आ जाती हैं तो उसके बाद हमारी सरकार स्थिर होगी, क्योंकि आपको याद है ऑपरेशनल कमला जो पहले भी खेला गया, जिसमें येदियुरप्पा की सरकार बनी, उसमें कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए तोड़े गए और उसकी वजह से सरकार बनाई गई। तो अगर 120 से सीटें कम आती, सिद्धारमैया कहना है, तो स्टेबल सब गवर्नमेंट नहीं रह पाएगी। उसमें पोचिंग होगी, उसमें पैसे का लेन देन होगा और उसमें करप्शन का मामला भी हो सकता है। अब बात ये आ जाती है कि कांग्रेस के लिए कांग्रेस को इतनी लीड कैसे मिल रही है। कांग्रेस की लीड जो मेन रीजन है उसका ये है कि जो करप्शन गवर्नमेंट, जो 40% कमीशन गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट को कहा गया कि इनके जो एमएलएज हैं या जिनके मिनिस्टर हैं, वो जब तक 40% कमीशन ना मिल जाए वो कोई भी बिल क्लियर नहीं करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर नहीं करते हैं। तो इस बात पे बात उठी कि ये करप्ट गवर्नमेंट है, इसमें सीएम साहब को तो आप पैसे दीजिए। उसमें पेटीएम का साइन बनाया गया कि पे सीएम और क्राई पीएम। पीएम कहते हैं मेरे को 91 बार मेरी बेइज्जती की गई। अभी लिस्ट उनकी इंटरनल टीम ने बनाई होगी कि 91 बार आपको बुरा भला कहा गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि
कांग्रेस चाहती नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट हो, डबल इंजन की सरकार बने। डबल इंजन का जिक्र जेपी नड्डा ने भी किया, अमित शाह ने भी किया, और कई मीटिंगों में अब तक नरेंद्र मोदी जी भी डबल इंजन का मतलब कह रहे हैं। डबल इंजन से सरकार से मतलब ये होता है कि केंद्र में और स्टेट में अगर सरकार बीजेपी की रहेगी तो उसमें पब्लिक को फायदा होगा, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से लागू हो पाएंगी। ऐसा बीजेपी का मानना है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो लोगों के लिए अच्छी है। और अगर मोदी जी नाराज हो जाएंगे तो अमित शाह ने एक मीटिंग में ये भी कहा था कि इस प्रदेश में दंगे भी हो सकते हैं। अब ये धमकी है या उनका आकलन है, ये तो वही बता सकते हैं, पर इस तरीके की भाषा का संज्ञान जो है इलेक्शन कमीशन ने भी लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पोलराइजेशन कम्युनलाइजेशन करने के लिए विभिन्न पार्टी के स्टार प्रचारक कई तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, और इन बातों से जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको डिरेल किया जा सकता है और दंगे हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया इसको। उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार प्रचारक हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो कंट्रोवर्सी में ना पड़े और ऐसी कोई बात ना करें जिससे कुछ कम्युनल टेंशंस हो। हालांकि कर्नाटक में जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें आपस में सद्भाव बहुत है। वोकालिगास और मुस्लिम कम्युनिटीज़ काफ़ी टाइम से ओल्ड मैसूरू में और साथ चलती आ रही। कोस्टल एरियाज़ में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें हिंदुत्व का जोर है। जब राम मंदिर की बात बनाने की कवायद आई थी तब बीजेपी को काफ़ी सपोर्ट मिला था कोस्टल एरिया से। हालांकि वोकालिगास और जो वहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वोकालिगास का एरिया है उसमें ज़्यादा बीजेपी को अनुरोध नहीं मिला है। वोकालिगास या तो जेडीएस के साथ होते हैं, और अगर कहीं वोकालिगास कम्युनिटी से लोग खड़े किए गए जैसे इलेक्शन में टिकट दी गई है तो कांग्रेस की तरफ भी उनका रुझान है, बीजेपी की तरफ कम है। और लिंगायत को ज़्यादा टारगेट कर रही है बीजेपी, क्योंकि जो येदियुरप्पा थे वो लिंगायत लीडर थे, उनकी वजह से काफ़ी लिंगायत बीजेपी से जुड़े। जब वो रिटायर हुए, जब उनको हटा के बसवराज बोम्मई को बनाया गया, तो बसवराज बोम्मई जो हैं वो लिंगायत के लीडर माने जाते हैं, पर येदियुरप्पा के कद के मुकाबले वो छोटे लीडर माने जाते हैं, उनकी रीच कम है ऐसा कहा जाता है। और बसवराज बोम्मई के बारे में ये भी है कि जब उनसे पूछा गया कि आपने तो हिजाब किया, हलाल किया और टीपू सुल्तान की बात की, तो इसमें क्या आप कम्युनल एंगल देख रहे हैं? तो बसवराज बोम्मई ने कहा ये बेकार की बातें हैं, मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जिस कम्युनिटी से आता हूँ उस कम्युनिटी में हम लोग कम्युनलाइजेशन की बातें नहीं करते हैं, पर हार्मनी की बात करते हैं। ये काफ़ी हट के उनका बयान था। बीजेपी हालांकि ऐसी बातें नहीं करती है, वो तो राम के मुद्दे पर, हनुमान के मुद्दे पर हमेशा कार्यरत रहती है, और अपोजिशन को, प्रमुख अपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस है या जनता दल सेकुलर है, उनको घेरने की कोशिश करती है। हालांकि जनता दल के नाम के ही आगे सेकुलर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वोकालिगास और मुस्लिम यूनिटी के लिए जेडीएस ने काफ़ी काम किया है, इसलिए उनके पास अच्छा वोट बैंक भी है उनका। अब जो डबल इंजन की सरकार की बात आती है तो एक तर्क जो है ऑपोजिशन पार्टीज का ये है कि 94% रेवेन्यू जो खर्चा होता है स्टेट का, कर्नाटक की, वो उनके अपने रेवेन्यू से आता है, और जीएसटी कलेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कर्नाटका के बिहाफ पे, वो उनको पैसा वापस देती है, तो वो पैसा वैसे ही कर्नाटक का है। तो इसमें डबल इंजन कहाँ से आया जब रेवेन्यू से पैसा खर्चा हो रहा है, और 94% खर्चा कर्नाटक के रेवेन्यूज टैक्स कलेक्शन से होता है। क्योंकि आपने देखा होगा अर्बन एरियाज में कर्नाटक, बैंगलोर काफ़ी आगे है। अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन और इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन जो वहाँ पे काम करती है, वहाँ के अनएम्प्लॉयड जो फार्म सेक्टर के भी लोग हैं वो शहरों में जाके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का काम करते हैं। डेवलप्ड एरिया है, आईटीएस सर्विसेज, क्योंकि अब एक्सपोर्ट गुड्स में मानी जाती है, आईटीएस सर्विसेज का हब है बैंगलोर। तो ऐसे मामले में जब 94% रेवेन्यूज कर्नाटक में ही खर्च हो रहा है, जैसे दिल्ली के टैक्स रेवेन्यू का खर्चा दिल्ली में खर्च होता है, तो इसमें डबल इंजन की सरकार क्या करेगी और मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये एक वोटरों के लिए सवाल खड़ा हो जाता है। इस पे लोगों को सवाल करने चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा आशीर्वाद है जो मोदी जी देंगे तो कर्नाटक का और भला होगा। हालांकि इस बात पे अभी तक बीजेपी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब बीजेपी 4 साल से, 3.5 साल से सरकार में है, तो ऐसा कौन सा उन्होंने काम कर दिया कि वो काम पूरे नहीं हुए, अधूरे रह गए और अगले 4-5 साल में पूरे होंगे? तो 10 मई के इलेक्शन में ये भी लोग पूछ रहे हैं कि कर्नाटक की गवर्नमेंट को इतने मौके दिए गए, तो वो उन्होंने उस टाइम पे जब डबल इंजन की सरकार थी तो ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाई, और बजाय एक सोशल हार्मनी बनाने के, बजाय एक वेलफेयर के काम करने के, वो 40% कमीशन की गवर्नमेंट क्यों रह गई? आपने देखा किस तरीके से जो उनके मेन ईश्वरप्पन, जिन पे इल्ज़ाम था 40% कमीशन लेते हैं, उनको कहा गया कि अब वो इलेक्शन में ना खड़े होइए, और कई जगह रेड्स में बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स और एमएलएस के घर पैसा मिला।
बीजेपी का इल्जाम यह है कि कांग्रेस जो है वो एंटी नेशनल्स की पार्टी है। आज एक ट्वीट में ये कहा गया कि कांग्रेस जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होती है, सीए एनआरसी के साथ खड़ी होती है, और हमारी सरकार आती है बीजेपी की तो वो एनआरसी और सीए इंप्लीमेंट करेगी, कॉमन यूसीसी इंप्लीमेंट करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंप्लीमेंटेशन होना या ना इंप्लीमेंटेशन होना, इस पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा उस स्टेट में नहीं है। तो मोदी साहब का ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो एंटी नेशनल के साथ अलाइन है। आज उन्होंने इस बात को कहा, और ये उनकी मूदबिरी कर्नाटका में उनकी रैली में उन्होंने ये कहा। और एंटी नेशनल्स और टुकड़े टुकड़े गैंग के वो केसेस वापस ले लेते हैं और टेररिस्ट को बैक करते हैं। अब ये कौन से टेररिस्ट हैं जो देश के हित में काम नहीं करते? प्रमुख ऑपोजिशन पार्टीज को आप टेररिस्ट बैकिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, उसके पीछे कोई सब्सटेंस है, कोई चीज है तो वो बताना चाहिए। क्योंकि जब आप देखते हैं ऑपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट में बैठ के जब एक्यूज करते हैं कि इस तरीके की इम्प्रोप्राइटरी हो रही है, करप्शन हो रहा है, तो बीजेपी के ही लेजिस्लेटिव बेंच में वहां पे बैठे बैक बेंचर्स वो ये कहते हैं कि आप सबूत लेके आइए। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक इल्जाम लगाया कि टेररिस्ट को बैक करती है कांग्रेस और एंटी नेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाती है, तो उसके पीछे तथ्य क्या है वो तथ्य निकल के बाहर आने चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 59 से 60% वोटर जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है, और 35 से 40% जो है वो कहीं बीजेपी के पक्ष में है। तो ये तो वोटिंग पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का वोट पड़ता है। और डेवलपमेंट और सोसाइटल पीस या वेलफेयर की बात आती है, जब मेलजोल से रहने की बात आती है, तो बीजेपी का स्कोर मात्र 37% है और 34% है, जबकि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को 49-54% इसमें मिलता है। तो ये वोटरों की एक शुरू के रुझान है, ये रुझान बदलते रहते हैं। ये एक सर्वे है, सर्वे के अकॉर्डिंग डेटा रिलीज किया गया है। इस सर्वे में कितनी सच्चाई है, क्या ये पोलिंग वाले दिन भी यही परसेंटेज रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। पर जो रुझान आज की डेट में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि कांग्रेस को 120 से ऊपर क्लियर मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही है। उसके पीछे प्रमुख कारण कांग्रेस का 40% कमीशन का जो इल्जाम है कि 40% कमीशन जो है वो कांग्रेस के बीजेपी के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, बीजेपी के एमएलएस हैं, बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं, 40% कमीशन से नीचे वो काम नहीं करते हैं। और कांग्रेस ने एक अपनी गारंटी स्कीम भी दी है, और वो गारंटी स्कीम में उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट बिजली वो फ्री देंगे गृह ज्योति योजना के अंतर्गत। गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2000 रुपये मंथली असिस्टेंस देंगे औरतों को जो हेड ऑफ द फैमिली हैं। अन्न योजना में जो पहले बीजेपी की सरकार में 4 किलो चावल मिलता था, इन्होंने कहा हम 10 किलो चावल देंगे बीपीएल हाउस होल्ड को। युवा निधि स्कीम में डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये भत्ता और ग्रेजुएट्स को 3000 रुपये भत्ता। और शक्ति स्कीम में उन्होंने कहा है कि फ्री बस राइड्स फॉर ऑल वुमेन इन द स्टेट। ये 5वीं स्कीम उन्होंने शक्ति स्कीम लॉन्च की है, और उन्होंने कहा है कि हम डेवलपमेंट एजेंडा पे हैं, हमारा एजेंडा डेवलपमेंट का है, किसानों की आय दुगनी करने का है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का है। जो 2.5 लाख नौकरियां स्टेट में रिक्त पोजीशंस पड़ी हैं, हम आते ही सरकार उन 2.5 लाख पोजीशंस को भर देंगे और देश और प्रदेश में अमन और शांति का माहौल बनाएंगे, कम्युनलाइजेशन नहीं होने देंगे। ये ऐसा कांग्रेस का कहना है। यही फैक्टर्स हैं जो कांग्रेस के हक में काम कर रहे हैं, और आज की डेट में अगले रुझानों में 10% लीड बीजेपी से आगे उनकी नजर आ रही है। कल एक इलेक्शन रैली में वक्तव्य आप कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का रिकॉर्डेड है, ये सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। यावागलू ಹೇಳ್ತಾರೆ मैं ना खाऊंगा मैं न खाने दूंगा। ठीक है भाई, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये अच्छी बात है, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು। ಆದರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು। ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, भाई लोग ऐसा बोल रहे हैं 40% कमीशन देना, यहां लोग बोलते हैं, तो वो 40% आप किसको दे रहे? ಅವನು ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿದವರು ಇದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ। ಅವನು ಹೇಳ್ದ 40%
ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರ ಬಲ್ಲೇ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಾಗಿ ಮಾತು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ನೆನಪು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನ ಖಾऊंगा न खाने दूंगा. भाई ये जो जुमला आप बोले, कहां गया ये जुमला? लोग तो खा रहे हैं और तुम खाने दे रहे, और हमको बोल रहे न खाऊंगा न खाने दूंगा. जैसे कि आपने इसमें सुना, उन्होंने दो बातों पे टारगेट किया. एक उन्होंने कहा कि ये सरकार 40% कमीशन लेती है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मोदी जी ये कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा. अगर वो खुद खाते नहीं हैं तो कर्नाटका के मिनिस्टर 40% कमीशन कैसे खा रहे हैं? तो ये उनका इल्जाम है कि जब आप करप्शन के क्रूसेडर बने थे, वो करप्शन के क्रूसेडर बनने के बाद आप ही की चलाई हुई डबल इंजन की सरकार में 40% कमीशन का लेन देन क्यों हो रहा है? हालांकि बीजेपी का भी ये इल्जाम है कि कांग्रेस की सरकारें जब जब रही हैं तब तब कमीशन लिए बगैर काम नहीं होता था, और वो 100% तक कमीशन लेते थे. हालांकि कितनी सच्चाई है इसमें तथ्य कोई बीजेपी ने नहीं दिए हैं. इलेक्शन रैलीज में आपको पता है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है. पार्टीज एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं. वोटर्स को डिसाइड करना होता है कि कौन सही है कौन गलत है. क्योंकि कांग्रेस के पास 10% लीड ज्यादा है, तो ये कह रहे हैं एक पोल पंडित के अनुसार 33% बीजेपी की तरफ लोग झुकाव ज्यादा है, और कांग्रेस का 44% से ऊपर झुकाव है. 10% का डिफरेंस है, और ये 10% का डिफरेंस इलेक्शन आते आते अगर पाट नहीं पाई बीजेपी, तो बीजेपी को करारी हार मिलेगी. हो सकता है कांग्रेस की सीटें 120 से ज्यादा बढ़ जाएं, पर अभी अनुमान ये है कि 120 अगर आ जाती हैं तो कांग्रेस की एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाएगी. कुछ आकलनों में ये कहा जा रहा है कि अगर ये 10% का डिफरेंस रहा तो हो सकता है कांग्रेस की मैक्सिमम सीटें 150 तक भी पहुंच जाएं. हालांकि ये जो नंबर्स हैं, ये जो वहां पे 40,000 लोगों का जो सर्वे करा गया है उसके अनुसार हैं. बट क्योंकि कर्नाटका एक बड़ा स्टेट है, मैसूरू रीजन में, बेलगांव रीजन में, या कोस्टल कर्नाटका में, या ओल्ड मैसूरू रीजन में किस तरीके की फिगर्स आती हैं, किस तरीके से बदलाव आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा. कि जब पोलिंग होगी तो वोट किस तरफ गिरेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. 2024 की तैयारी के अंतर्गत अगर ये इस पोल में कर्नाटका में अगर कांग्रेस की विजय होती है और कांग्रेस क्लियर मेजोरिटी से सरकार बना लेती है, तो आने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा बीजेपी को. और कई लोगों का आकलन है कि अगर कर्नाटक का इलेक्शन अगर बीजेपी हार जाती है तो कम्युनल एजेंडा जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये और तेजी से हो जाएगा. हालांकि कर्नाटका में कम्युनलाइजेशन किया गया. जिस तरीके से आपका हिजाब का मामला आया, कर्नाटका के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशंस थे उसमें कहा गया कि हिजाब जो है पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं है, और मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो हिजाब या सर ढक के नहीं आ सकती. जो उनका यूनिफॉर्म कोड है वही मैनेज करना पड़ेगा. और हलाल में जो हलाल की दुकानें थी मीट बेचने वाली, उन पे कुछ प्रतिबंध लगे. यहाँ तक कि टीपू सुल्तान को भी ये कह दिया गया कि टीपू सुल्तान को मारने वाले वोकालिगास थे. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है कि ओल्ड मैसूर रीजन में, जहाँ से मांड्या का एरिया पड़ता है, उसमें वोकालिगास हैं, एक अगेरियन कास्ट है, और जो ओल्ड मैसूर रीजन को वो करती है. उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के 2 वोकालिगास का नाम लिया गया, एक उरी और एक नांजे गौड़ा, उन्होंने टीपू सुल्तान की हत्या की थी, ऐसा कहा जाता है. और हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने के लिए टीपू सुल्तान को एक मुसलमान मुगल शासक के रूप में पेश किया गया. हालांकि हमारी हिस्ट्री बुक्स में तो कुछ और ही लिखा था कि ब्रिटिशर्स से लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे गए, और वो उतने ही देशभक्त थे जितने हम हैं, और देश के लिए वो लड़े, ब्रिटिशर्स से लड़े, अपने साम्राज्य के लिए लड़े. उनकी सेना में अगर फ्रेंच जनरल्स थे तो इंडियन आपके हिंदू राजपूत जनरल्स भी थे, और उसमें मराठा वॉरियर्स भी थे. उनकी आर्मी में सब किस्म के लोग थे. तो इस तरह की बात करना कि उनको मारने वाले वोकालिगास थे और वो एंटी नेशनल थे, तो ये कहीं ना कहीं वहां पे क्लिक नहीं किया गया. उसके कई रीजन हैं कि वहां पे एक निर्मला अन्नदाता करके एक मठ है वहां पे, अधिचुन चनागिरी मठ. वो वहां पे एक शिवा मंदिर की उन्होंने स्थापना की थी, जो कि काफी पुराना है, और जो मठ के जो
वहाँ के जो संस्थापक हैं वो ये कहते हैं कि ये बड़ा एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि टीपू जो है वो ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा मारे गए, और वोकालिगस कास्ट के लोग टीपू सुल्तान की आर्मी में बहुत हाई नंबर में थे, और वहाँ का काफ़ी ओल्ड मैसूर रीजन का जितना भी विकास देखा गया, और आपको याद होगा कि जब उनकी कैनन्स चलती थी और ब्रिटिशर्स भी डर जाते थे कि टीपू सुल्तान की कैनन से जो सितारे निकलते हैं, जब वो दागते हैं बारूद तो सितारे निकलते हैं, वो सितारे आप अमेरिका के झंडे में जो सितारे हैं वो सितारे वही सितारे हैं, वो उसी रेफरेंस से लिए गए हैं। जब टीपू सुल्तान की जब बंदूक चलती थी, जब उस पर बारूद चलता था, तो हवा में जब बारूद दागा जाता था तो सितारे ही सितारे नजर आते थे, ऐसा लगता था कि फायर क्रैकर्स हैं, और उसी से प्रेरित होके अमेरिका का, यूएसए का झंडा जो है उसमें जो सितारे हैं वो उसी से प्रेरित हैं। ये बात कुछ लोग जानते हैं, अगर आप हिस्ट्री बुक्स में इसको सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वोकालिगस जो है वो कास्ट लाइन्स पे अलॉग वोट करते हैं पर कम्युनल लाइन्स पे नहीं करते हैं, तो या तो वो जनता दल सेकुलर के साथ रहेंगे या कांग्रेस के साथ अगर वो आते भी हैं तो जो उनके कम्युनिटी के लोगों को टिकट कांग्रेस ने दी है, तो हो सकता है कुछ सीटों पे जनता दल सेकुलर वीक हो। हालांकि 200 सीटों पे जनता दल सेकुलर लड़ रही है, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी वोट को डिवाइड कर पाएगी, क्या वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स उससे हारेंगे या जेडीएस के पास 20 से ज्यादा सीटें आएंगी, ये तो मैं नहीं कह सकता। पर वहां के किसानों का, ओल्ड मैसूरों का इल्जाम है कि मोदी जी ने जीएसटी पे भी, फर्टिलाइजर्स पे भी जीएसटी लगा दिया, तो इसलिए फर्टिलाइजर्स महंगे हो गए, डीजल इतना महंगा है कि हम लोग अपनी लागत का मूल्य भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 10 किलो चावल कांग्रेस की सरकार ने वादा किया है, जबकि बीजेपी की सरकार में सिर्फ 4 किलो चावल मिलता है। फ्री पावर जो कांग्रेस की सरकार में मिलती थी वो अब हमें 3.5 साल में नहीं मिली है, और अब हमको हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता है। और गौ विजिलेंटे जो गौ रक्षक दल हैं वो इतना भयभीत करते हैं वहाँ के मुस्लिम ट्रेडर्स को, या वहाँ के मुस्लिम आड़तियों को, या मुस्लिम ट्रेडर्स जो गाय का जो आदान प्रदान होता था, जो खरीद बेच होती थी, पुराने मवेशी बेचे जाते थे और नए मवेशी उसी पैसे से खरीदे जाते थे, तो वहाँ मुस्लिम ट्रेडर्स इतना डर गए हैं कि अब गाय की जो है ट्रेडिंग जो है देहात लेवल पे, गांव लेवल पे वो बंद हो गई है, और मुस्लिम मर्चेंट्स को सामान बेचने में भी दिक्कत आ रही है। तो ये उन्होंने कहा कि इससे कम्युनलाइजेशन से जो गांव की संस्थाएं हैं, गांव का जो इकोसिस्टम है, गांव की जो डेमोक्रेसी है, गांव का जो वेलफेयर स्टेट का मैकेनिज्म है वो खराब होता है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुश्किल कर दिया लोगों का काम करना। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेम्पल टाउन है ओल्ड मैसूरू में, नंजनगुड़ करके, वहां पे एक शिव का मंदिर है, और ये कहा जाता है कि दक्षिण काशी कहा जाता है क्योंकि उसकी बहुत मान्यता है। जैसे बनारस है उत्तर प्रदेश के लिए, वैसे ही दक्षिण काशी माना जाता है, वो डेक्कन बनारस भी कहते हैं उस जगह को। उसमें ये एक मान्यता है कि एक उसमें जो शिवलिंग है जो उस मंदिर में स्थापित है वो टीपू सुल्तान द्वारा डोनेशन में दिए गए थे। आपको याद हो महाराजा जब मंदिरों में जाते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, तो सोने के जो कवच है या सोने के ऊपर कवरिंग्स है और बहुत सारा दान अनुदान किया जाता था, क्योंकि एक मैकेनिज्म को मेंटेन करना, एक गांव और देहात के लोगों को रॉयल्टी से कनेक्ट करना, तो ये एक बड़ी मान्यता प्राप्त चीज है। तो टीपू सुल्तान ने वहां पे शिवलिंगा जो है वो डोनेट किया हुआ है, और वो शिव मंदिर में खुद आते थे पूजा करने, क्योंकि उनका जब एक प्रिय हाथी बीमार हो गया तो उसकी मनोकामना के लिए उन्होंने कहा था कि जब मेरा हाथी ठीक हो जाएगा तो मैं शिवलिंग लगा दूंगा, वहां पे शिव की स्थापना करूंगा। तो वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस मंदिर के, उन्होंने कहा कि इस मंदिर को इसलिए हाकिम नंजुंदा भी कहा जाता है। हाकिम का मतलब होता है डॉक्टर, ठीक करने वाला, एक पेशेंट को ठीक करने वाला एक डॉक्टर, एक हकीम। तो ये क्योंकि टीपू सुल्तान अपने हाथी की जान बचाने के लिए वहां मंदिर में गए पूजा करने, उनका हाथी ठीक हो गया, तो ये लगा कि ये तो हाकिम नंदुजा है, ये जो शिवा मंदिर की इस वजह से मान्यता भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी बातों के अंदर जब वहां के तमाम राजा महाराजा जब वहां पे उनके हिंदू जनरल्स थे, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा भी करते थे, स्थापना भी करते थे, ब्रिटिशर्स थे जो प्लंडरर्स थे, उन्होंने आके प्लंडर किया। अब मुगल शासक शुरू में जब आए, बाबर आए, जब आके बस गए, तो बसने के बाद तो ये होता है कि वो अपना घर बन जाता है। तो वो बाहर से आए जरूर थे, इन्वेडर्स थे, पर जो बस गए, जो यहाँ से गए नहीं, तो फिर वो यहाँ के नेटिव हो गए।
किसी भी देश में, किसी भी कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे कि जो बस जाता है वही नेटिव हो जाता है, और जो उस जगह को छोड़ के चला जाता है वो प्लंडरर, या उसको आप कह सकते हैं कि वो लूटने आया और लूट के चला गया। तो इस तरह की बातें आज 21st सेंचुरी में जब होती हैं और वोट उस बेसिस पर मांगे जाते हैं, तो बड़ा गंभीर विषय है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा एजेंडा क्या है, इस देश को कहाँ से कहाँ पहुंचाने का है, और हम क्या बना। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूँ। अगले सप्ताह फिर किसी नए सब्जेक्ट पे वार्ता होगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।